कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है, पर्सनल डाउट तो तक पूछ सकते हो या फिर स्टार्ट करेंगे आगे हम। सर हम ग्रुप में भेजे थे। बोलो। सर हम ग्रुप में भेजे थे बताओ। ग्रुप में भेजे थे लेकिन हम देखे नहीं। अच्छा, फिगर भी है क्या उस क्वेश्चन में? यस सर। ओ, फिगर भी है तो फिगर है तब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं। यस सर। सर 5 फिगर नहीं है। फिगर नहीं है तो बताओ ना, हम बता देंगे। यस सर बता रहे हैं। सर क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। एक सर मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो, इंफॉर्मेशन वैल्यू जो है बताइए। A particle is moved in a circular path of radius r. This displacement after half a circle would be डायमीटर हो जाएगा 2r। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका। देखो ये सर्कल, कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ से ये पूरा यहाँ से चल के बिल्कुल यहाँ तक आ गया, तो ए से जब बी तक गया सर्कुलर पाथ में, हाफ ऑफ द सर्कल ये डिस्टेंस कवर करता है। तो बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या होगा आप ये बताओ। क्या सर? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, क्या बताए थे याद है? इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ देते तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनली ये पहुंच गया बी तक, तो दोनों को ज्वाइन जब कर दिए तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू कितना होगा? यदि रेडियस है आर तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा बता दो। 2r। 2r हो गया है ना, 2r दैट इज डायमीटर। ओके, समझ गए? यस सर। और कोई डाउट? Yes, sir. The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is फिर से बोलना। the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is. ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए ना? Yes, sir. इसी के लिए, चलो ठीक है। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट को आप निकाल लिए, अच्छा डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितना होगा? ए टू बी जब ऑब्जेक्ट जा रहा है डिस्टेंस कितना होगा बताओ। आप आपको ये सिर्फ बताना है, कोई दूसरे भी स्टूडेंट बता सकते हो, जरूरी नहीं है। ए पे ही आ गया तो कितना लेंथ? हाँ सर पाया 2 पाई आर, तो ए से बी तक गया तो कितना होगा? पाया पाई आर। पेरीमीटर जो भी होगा या सरकमफेरेंस जो होगा उसका हाफ पाई आर हो गया। अब आपको रेशियो निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। यदि आप इसको S1 बोल दो और इसको S2 बोल दो तो रेशियो क्या हो जाएगा? S1 by S2 रेशियो क्या होगा? 2r by pi r। कटाइए तो पाई का वैल्यू पुट करोगे 22/7, तो ये 22 है बाई 7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से कटने के बाद क्या आएगा देखो 7/11। क्या होगा रेशियो दोनों का? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 7/11। क्या समझ में आया? Yes, sir. ठीक, ठीक है। इसमें और है क्वेश्चन क्या? No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। और किन्हीं का डाउट है तो बताओ। कोई और डाउट नहीं है? Yes, sir. है। बोलो बोलो बोलो, आज पूछ लो, पहले डाउट पूछ लो फिर हम बताते हैं आगे का। A body is throw vertical
upward with velocity u. The greatest height h to which it will rise is. हो गया क्वेश्चन? Yes sir. क्वेश्चन अच्छा, u का वैल्यू भी नहीं दिया है ना? क्या सर? u का वैल्यू नहीं दिया है, u का न्यूमेरिक वैल्यू। नो सर। चलो ठीक, देखो इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो हम स्टार्ट किए हैं बनाना, तो उसमें हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जब u का वैल्यू नहीं दिया है तो फॉर्मूला से ही सिर्फ आपका आएगा मैक्सिमम हाइट गेन बाय द ऑब्जेक्ट। देखोगे क्या होगा। कोई एक ऑब्जेक्ट है, नीचे से ऊपर हम फेंके u मीटर पर सेकंड से, हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना ये अटेंड करेगा। मैक्सिमम हाइट मान लो कि s है। तो देखोगे जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, वेलोसिटी घटते 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 मैक्सिमम हाइट पे हो जाता है वेलोसिटी 0। अब हमको जानना है कि कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नीचे से जब ऊपर ऑब्जेक्ट जाता है तो वेलोसिटी घटता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग वैल्यू लेंगे माइनस यू का वैल्यू आपको पता है। तो बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू 0, u स्क्वायर होगा प्लस 2, ये माइनस g है और s है, इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस 2gx हो जाएगा प्लस 2gs। s का वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, 2g को डिवाइड कर दो तो ये आ गया। यदि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप देखो ये ऑप्शन होगा, इसी को टिक लगा देना है। क्या एमसीक्यू है? यस सर। देखो ऐसा ऑप्शन एक होगा। ओके है सर है। हाँ, तो यही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। u का वैल्यू देगा, g का वैल्यू ऐसा 9.8 होता है, पुट करोगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस। समझ में आया? यानी किन्हीं को डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक, और कोई डाउट? नो। देखो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो पढ़ लो। उसके बाद छोटा छोटा कुछ कुछ पॉइंट हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन मेजर टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको पहले पढ़ लो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, लेकिन इसका आंसर अभी नहीं लिखेंगे, पहले समझाएंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, देख कोई एक सर्कुलर पाथ है, सपोज कोई सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है,
वेलोसिटी बोलेंगे, हम कांस्टेंट स्पीड बोल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलना बिल्कुल गलत होगा। आगे हम समझाने वाले हैं क्यों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ में यदि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट में कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट moves in a circular path with constant speed, then the motion of the object is said to be uniform circular motion. Object uniform circular motion में है। अब देखो, यदि हम ये बोल दें कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मतलब स्पीड हमेशा सेम है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट। और यदि हम ये बोल दें कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? देखो, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का दो उसका फीचर्स हो जाता है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। कि वेलोसिटी में होता है, जैसे हम यदि बोले कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, समझ में आया, ठीक है, मतलब इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन भी देखना हो। यदि हम कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्ट हमेशा सेम डायरेक्शन में जा रहा है जब सर्कुलर पाथ में है तो? नो सर। इसका डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रहा है, तो देखो एक बुक में भी, एक एनसीईआरटी के बुक में ऐसा फिगर बनाया हुआ है, देखोगे यदि एक क्वाड्रिलेटरल लोगे, कोई एक आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो 4 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यदि हेक्सागोन है तो ये 6 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यदि ऑक्टागोन बना दे रहे हो तो 8 टाइम्स वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसी तरह से जितना नंबर ऑफ साइड्स जितना ज्यादा होगा पॉलीगॉन में, उतना ज्यादा बार वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि यदि हम सर्कल को एक पॉलीगॉन माने तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं बताओ? इनफिनिट साइड्स, मतलब 2 पॉइंट को मिला के एक साइड बनाया गया है, बहुत क्लोज में है दोनों पॉइंट, ठीक है। कितनी बार तब डायरेक्शन चेंज होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब यहाँ पे है तो ध्यान देना, एक यहाँ पे और एक टर्म आपके पास आ रहा है टेंजेंट। टेंजेंट हम किसको बोलते हैं? यदि कोई एक सर्कल है, टेंजेंट से रिलेटेड एक चैप्टर ही आएगा मैथ में आपका क्लास 10 में, लेकिन बस अभी हम लोग को डेफिनेशन से मतलब है, या हो सकता है पढ़े भी होंगे, कि यदि कोई एक सर्कल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके कोई लाइन पास कर रहा है, टच करके जाना चाहिए, तो उसको कहेंगे हम टेंजेंट। यदि ये इंटरसेक्ट करके चला गया तो इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे, सेकेंट बोलेंगे। तो हमें सिर्फ टेंजेंट से मतलब, कोई लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट को टच करके पास करे, सिर्फ टच करके, इंटरसेक्ट नहीं, टच करके पास करे, तो वैसे लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। तो यदि हम कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और हम उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना चाहते हैं, तो जिस भी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। मतलब इस जगह पे यदि है तो टेंजेंट होगा ये, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे है तो टेंजेंट होगा ये, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये। ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये।
सर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, स्पीड चलो सेम है, हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे यदि देखें तो इधर है, इसमें इधर है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हर बार चेंज हो रहा है। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर कोई हमको नहीं। इसमें बहुत कुछ चीजें हमें बताना है, ठीक है, छोटा छोटा करके हम पार्ट वाइज हम बता रहे हैं, इसमें बहुत कुछ बताना है। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ सर बोलो। सर समझ नहीं आया। अच्छा कितना हम जो बोले कितना तुमको समझ में आया, या क्या क्या चीजें आप जाने ये बताओ, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ समझाएंगे। बताओ। सर जो आप ये टेंजेंट बोले वो वाला समझ नहीं आया। टेंजेंट का मतलब होता है कि कोई एक सर्कल है, सर्कल को कोई एक पॉइंट को टच करके कोई लाइन यदि गुजरा, देखोगे एक सर्कल है, एक लाइन हम ऐसे गुजारे, सर्कल को टच नहीं किया, टेंजेंट नहीं है। ऐसे गया, काट के चला गया, टेंजेंट नहीं है। लेकिन यदि टच करके जा रहा है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट। यदि ये टच करके जा रहा है, यहाँ से देखोगे जैसे टच करके गया, टेंजेंट। क्या समझ में आया? व्हाट इज अ टेंजेंट? यस सर। हाँ अब बताओ कहाँ डाउट है? सर बस इतना ही था। बस इतना ही, चलो ठीक है। तो वो छोटा डाउट था, हम बस टेंजेंट बताए, उसको रिलेट किए यहाँ कि जब भी आपको डायरेक्शन चाहिए, इस जगह पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चाहिए, तो टेंजेंट ड्रॉ करो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, भागते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन किधर, तो टेंजेंट खींचो। यहाँ पे डायरेक्शन किधर, तो सर अभी हम कांस्टेंट। कि सर कोई भी, कांस्टेंट। हाँ हाँ बोलो। सर कांस्टेंट स्पीड क्यों लिखे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? नो सर। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है ये भी हम समझाए। क्यों? वेलोसिटी सेम तभी होगा जब स्पीड सेम होगा और डायरेक्शन भी हमेशा सेम होगा। क्या डायरेक्शन हमेशा सेम है ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में, ये बताओ। नो सर। नो सर। हाँ, डायरेक्शन किधर होगा? कोई भी सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, ये बताओ। सर टेंजेंट। टेंजेंट की ओर। जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचे, और टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन। The direction of velocity of the object is along the tangent. टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, तो हर एक बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा देखो ध्यान देना, इसमें और थोड़ा सा हम थ्योरी को बढ़ा रहे हैं। जब वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यह एक एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है? क्या बोल सकते हैं? यस सर। यस, ठीक है, द आंसर इज यस। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। ये भी क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? सर क्या बोले? क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, ये हम बोले। जो भी समझाते हैं केयरफुली सुनो, यहाँ 100% रहना होगा। जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
तो वेलोसिटी में जब चेंजेज है, इसका मतलब क्या हम ये बोले कि एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट में? क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं कि यहाँ Yes, पे sir. एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का? बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो यही चीज पूछा जा रहा है कि जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंजेज आता है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? तो सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आगे क्यों बढ़ रहे हो? एक एक छोटा छोटा चीज को समझो ना पहले। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एग्जांपल है किसका? एक्सेलरेटेड मोशन का। कि ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है, सेम नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्या क्लियर है? Yes, Yes. sir. ठीक है, अच्छा देखो, अब समझो, यहाँ तक समझ गए, तब अब आगे बढ़ रहे हैं, इसमें और कुछ टर्म ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक फोर्स के बारे में बताने का। अच्छा देखो, कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, उसका हम वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, कैसे चेंज होगा? क्या अप्लाई करना होगा बताओ? सर फिर से Sir, बोलिए। force. फोर्स, डेफिनेटली फोर्स अप्लाई होगा। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसका सीधा मतलब है, ध्यान देना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमेशा एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है, बिल्कुल एक एग्जांपल से समझाते हैं, देखोगे, सपोज एक पत्थर, एक स्टोन को या फिर एक बॉल को क्या करो, एक थ्रेड से बांध लो, एक रस्सी से या धागा से बांध लो, और इसके एक एंड को पकड़ के इस तरह से घुमाइए। ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब तक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है इस पे? तो ध्यान देना, फोर्स भले हम हाथ से पकड़ के लगा रहे हैं, और हमारे द्वारा जो फोर्स लगता है वही फोर्स स्ट्रिंग में एक्ट करता है, टेंशन। स्ट्रिंग में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे टेंशन। टेंशन एक फोर्स। और जब तक फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, सर्कुलर पाथ में घूमता रहे। पत्थर है या बॉल है, स्ट्रिंग में बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। सपोज ये हम घुमा रहे हैं, बॉल यहाँ पे आया था, अब उसी समय हम छोड़ दिए, बॉल इस तरह से भाग जाएगी। घुमा रहे हैं, इस जगह पे बॉल था, उसी समय छोड़ दिया हम अपने हाथ से, बॉल ऐसे भागी। मतलब बॉल जब घूम रहा है, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, बॉल यहाँ पे था, उसी समय फोर्स लगाना छोड़ दिए तो ये इधर भागे। यहाँ पे जब बॉल था, अब छोड़ दिए, इधर भागे। किधर भाग रहा है? जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन, इधर अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट की ओर। मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की ओर होता है। अंदर से जो एक फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है उसको, वो अंदर की ओर इसको खींचता है, जिस कारण से ये आगे भाग नहीं पाता है, अंदर की ओर जाता है, मतलब वो मूव कर गया, टेढ़ा हो गया। उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो टेढ़ा हो गया। फिर ये भागना चाहता है ऐसे, लेकिन अंदर से एक फोर्स लग रहा है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या कर रहा है, हर एक बार चेंज कर रहा है। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की ओर होता है।
वो भागना चाहेगा टेंजेंट की ओर, लेकिन अंदर की ओर टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जो ऑब्जेक्ट को इनसाइड द सेंटर खींचता है, जिस कारण से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है हर एक पॉइंट पे और ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में बना रहता है। ठीक है, मतलब कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमेशा उस पर एक फोर्स लग रहा होता है, जिस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां तक में कोई डाउट तो बोलो। No, sir. सर एक बार फिर से बताते हैं। देखो, एक बार जब भी आप बोलते हो ना फिर से बता दीजिए, उतना पोटेंशियल से कभी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जितना हम बताते हैं एक चीज को कई बार रिपीट कर करके बता रहे हो। अब बच्चे बहुत का ये मतलब क्या बोलते हैं, मेंटली वो प्रिपेयर होता है कि सर से एक बार पूछ लेते हैं, दिक्कत है आपके लिए। इसलिए जब फर्स्ट टाइम हम बता रहे होते हैं उसी समय कोशिश करो कि अच्छे से समझ ले, और जिस जगह पे डाउट है वो बता दो। अब खुद सोचो कि कितनी चीजें हम बताए इस पे, कभी नहीं होगा कि हम इसको सारा चीज फिर से बताएं। ठीक है, कहाँ डाउट है ये बताओ, किस जगह पे नहीं समझे, किस चीज के बारे में नहीं समझे बताओ। सर वो सर पूछे थे ट्रांसपिटल फोर्स का फॉर्मूला है वो, हाँ ट्रांसपिटल फोर्स का फॉर्मूला है वो। हाँ, ये फॉर्मूला है, ये तो हम बताएंगे बाद में। जो नहीं बताए उसके बारे में पहले क्यों सोच लेते, हम सेंटीमीटर फोर्स बताए कि भाई फोर्स लगता है, जो नहीं बताएंगे उस पे ज्यादा ध्यान दे देता है। अब बताओ कहाँ डाउट है। सर ट्रांसलेशन नहीं समझ आया। हाँ सर ट्रांसलेशन। फिर से बोलोगे, नहीं आवाज आ रही क्लियर। सर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कुछ, टेंशन, टेंशन, ध्यान देना। देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट कांटेक्ट करके फोर्स लगाते तो ऐसे लगाते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगाए इस मार्कर पे, फोर्स लगाए मार्कर पे और मार्कर के द्वारा इस पर फोर्स लगा। ठीक है, इसी तरीके से पत्थर को यदि हम बांध के या एक बॉल को बांध के यदि हम घुमा रहे हैं इस तरह से, फोर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट बॉल पे फोर्स हम तो लगा नहीं रहे हैं। हमारा दिया हुआ फोर्स या अप्लाई किया हुआ फोर्स कहाँ पे लगता है, स्ट्रिंग पे, धागा पे, और धागा जो है वो फोर्स लगा रहा है किस पे, बॉल। तो स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग में जब भी फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है टेंशन। समझे? यस। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे अभी हम बताया कि बॉल को इस तरह से घुमा रहे हैं, बॉल यहाँ है, उसी समय हम स्ट्रिंग को छोड़ दिए, मतलब स्ट्रिंग में अब टेंशन नहीं रहेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है भाग जाएगा। इधर भागेगा, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ छोड़े हैं तो इधर भागे, घुमा रहे हैं यहाँ छोड़े हैं तो इधर भागे, घुमा रहे हैं यहाँ छोड़े हैं तो इधर भागे, मतलब किधर भाग रहा है, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में भाग तो रहा है, लेकिन जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो भाग नहीं पाता है। ये भागना चाहता है लेकिन भागने नहीं देता है। कौन? अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर है, सेंटर की ओर, सेंटर, और यही फोर्स का नाम है सेंटीपिटल फोर्स। अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कर रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है और सर्कुलर पाथ में बना के रख रहा है। टेंजेंट की ओर भागना चाहता है लेकिन जाने नहीं देता, अंदर की ओर खींचता है, यहाँ से अंदर की ओर खींचा तो यहाँ आ गया, इधर भागना चाहता है, अंदर की ओर खींचा तो यहाँ आ गया।
तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स एक्ट करता है जब भी कोई सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या अब समझ गए? Yes. ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड पर। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो फॉर्मूला है एक mv²/r, जहां पे m का मतलब है मास, m का मतलब है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। v का मतलब है वेलोसिटी, जितना ज्यादा वेलोसिटी से घुमाना चाहेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है दोनों। मास बढ़ाएंगे तो फोर्स अप्लाइड भी बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो भी फोर्स अप्लाइड भी बढ़ाना होगा। हाँ, आर का मतलब है रेडियस। यदि रेडियस छोटा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। रेडियस यदि हम छोटा सर्कल में घुमाना चाहते हैं तो फोर्स ज्यादा लगाना होगा, बड़ा सर्कल पाथ में घुमाना चाहते हैं तो फोर्स कम लगाना है। ये उल्टा रिलेशन, इसलिए ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर यदि बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो है ये घटेगा। क्या अब समझे? फॉर्मूला में अलग अलग टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा देखो, आप ये भी पढ़े हुए हो F इक्वल टू एम ए, क्लास 9 में सेकंड चैप्टर में ये प्रूफ भी करोगे, लेकिन अभी तक तो ये पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं। न्यूटन के द्वारा दिया गया फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैसा ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, देख लो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है बताओ। V² V by square by R. वेरी गुड। तो v²/r जो है ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है, और इस एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब देखोगे, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना। कितना एक्सेलरेशन है, तो हम बोलेंगे v²/r। ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, v²/r। और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, तो कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए, तो कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? समझ गए? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक एक चीज हम लिखा देंगे, लेकिन अभी तो समझ लो। यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन नया नया टर्म आपके पास आ रहा है, इसलिए आपको लगता होगा कि कितना कुछ। तो जो भी चीजें अभी हम लिखाएंगे एक बार घर में पढ़ोगे, लर्न भी कर लेना। यदि कोई डाउट रह जाता है फिर भी, तो नेक्स्ट क्लास में पहला डाउट ही पूछना आप लोग कि सर ये हमको दिक्कत है, या पूरा ही बता दें। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर देंगे। सर हाँ जी बोलो। तो सर अगर आर मतलब रेडियस अगर स्मॉल होगा तो सर फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन आर और ठीक है। यस सर। Yes. Yes. चलो, अब ये क्वेश्चन लिखाते हैं, इसके बाद हम लिखाएंगे सेंटीमीटर फोर्स के बारे में। पहले गिवन क्वेश्चन को लिखाते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया, लेकिन इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं नोट नोट के तौर पर, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन। हो गया, मिटा देंगे। यस सर। Yes. एक बार पढ़ लो सब कोई पॉइंट में डाउट है क्या? जो चीजें हम बताए वही लिखे, कहीं समझने में दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है। सर एग्जाम में भी लिखना होगा नहीं इतना बड़ा, अगर 5 नंबर में आया तो। क्या क्या फिर से बोलो। सर ये एग्जाम में भी लिखना होगा ना, अगर 5 नंबर में आया तो। नहीं, 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन अब आता ही नहीं है ना। देखो, ये बोर्ड के कारण आपको लगता होगा बड़ा, हो सकता है आप नोटबुक में लिखोगे तो कितना होगा, ये 2-3 लाइन का और ये 4 लाइन, 6 लाइन का आंसर है। सर तो ये 2 मार्क्स के लिए ही आएगा, मैक्सिमम आएगा तो 2.5 या 3 के लिए आएगा। ठीक है। अब क्लास 9 में चल गए हो ना, सेकेंडरी क्लास में चल गए हो, अब 1 मार्क्स के लिए भी आपको 3 लाइन लिखना होगा, 2 मार्क्स के लिए 5-6 लाइन लिखना होगा, समझे? तो ये 5 मार्क्स में तो नहीं आएगा कभी। ठीक है ना? क्लास 8 में इतना बड़ा लिखते तो 5 मार्क्स मिल जाता था, लेकिन अब नहीं आएगा, अब थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट है ना, लेकिन ये ऐड कर देंगे तो बड़ा होगा आंसर, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो नोट करके उसी क्वेश्चन के नीचे लिखना।
स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. ले Yes, लीजिए। sir. याद है? Yes, sir. सर रुकिए सर रुकिए। लो लो, इसलिए हम थोड़ा तो रुकते ही है। ले लीजिए। सर ले ली। ठीक। लिख लीजिए। फिर आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। सर आपका वीडियो बंद। सर आपका वीडियो पॉज हो। सर लीव हो गए।
सर आपका ऑडियो ऑफ हो गया। सर आपका ऑडियो ऑफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस देखोगे पहला तो लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें और एक फोर्स के बारे में आपको जानना है। जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमेशा एक सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स का क्या नाम है बताओ? सर। सर वो क्वेश्चन रिपीट करिए सर। Sir, सेंट्रीपिटल force. सेंट्रीपिटल सर। moving in a circular path, there always act a force towards the center known as सेंट्रीपिटल सर। centripetal force। अच्छा देखो, यदि टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। हमेशा वो टेंजेंट की ओर भागना चाहता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर उसे खींचता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करता है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट सेंटर तक नहीं आता है। ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है सेंटर से, तो ऑब्जेक्ट सेंटर तक आ जाना चाहिए लेकिन आता नहीं है। तो सेंटर तक आने से रोकता कौन है? तो अवे फ्रॉम द सेंटर भी एक फोर्स लग रहा है। सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से दूर भी एक फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर, जो ऑब्जेक्ट को सेंटर तक जाने से रोकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए? Sir, ले लिए। अब देखो देखोगे नेक्स्ट, अब न्यूमेरिकल से खास तौर पर डिस्कस करने वाले हैं तो समय तो लगभग हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस जैसे हम ऑलरेडी आज ही भेज देंगे ग्रुप में, श्रीवास्तव क्लासेस का जो ऐप है उसमें भेज देंगे, क्लास 9 वाला ग्रुप। सबको हो ना? सबको तो डाउनलोड किए हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें हम भेज देंगे बुक का फोटो खींच के भेज देंगे। उसमें दो तरह का क्वेश्चन होगा। एक तो ग्राफ से रिलेटेड, जो हम पहले ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो उसी ढंग का क्वेश्चन होगा। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा पहले, लगभग 10 क्वेश्चन होगा। और अदर देन ग्राफ जिसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप प्रूव भी किए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके आप क्वेश्चंस को बनाओगे। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस बताए भी, जो डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यदि ऐसा है कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, कोई नहीं, आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चंस बता देंगे उसके बाद सब क्वेश्चंस बनने लगेगा। ठीक है, तो आपको दो पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड और दूसरा ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, ये होमवर्क है, कर लोगे ना? यस Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो होमवर्क है उसको करके रखना ताकि आप डाउट पूछ सको, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आज सर। यहीं तक रखते हैं। ठीक है, Thank you, sir. वेलकम वेलकम।